ऐसा कौन सा बच्चा है जो पोकेमोन असल में नहीं बनना चाहता? जरा सोचो, एक चारजार्ड और एक ब्लास्टेस के बीच एक पोक बैटल देखना कितना शानदार होगा। लेकिन हो सकता है कि ऐसी चीजें जो अविश्वसनीय हो। मेरा मतलब है कि यह सिर्फ कल्पना ही रह जाए। जब हम बच्चे होते हैं तो हम एक ड्रीम वर्ल्ड में जीते हैं जहां हमें सब कुछ रियल ही लगता है। हम उस समय समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं धीरे धीरे हम सब समझते जाते हैं। लेकिन मैं वो दुर्भाग्यशाली बच्चा हूँ जिसने उन सपनों के दुनिया में होने वाली चीजों को रियल में देखा है। चलो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। जब मैं और मेरा भाई 13 साल के थे तो हम पोकेमोन डायमंड और पर्ल गेम के दीवाने थे। लेकिन मैं इतना ज्यादा भी नहीं था जितना कि मेरा भाई था। मैं अक्सर देर रात तक गेम खेलता था, लेकिन मेरा भाई हेनरी पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अब पूरी तरह से फैंटेसी में चला गया है। उसने पोकेमोन के शर्ट्स, पजामा और अपने फेवरेट पोकेमोन पिपलप के छोटे छोटे ट्रिंकेट्स खरीदा। आप उस छोटे से पानी के पेंगुइन जैसी दिखने वाली चीज को जानते होंगे। असल में उस चीज को मेरे भाई ने पहना हुआ है और वो उस चीज को पहनकर बाहर घूम रहा है। उसे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह क्या पहनकर बाहर घूम रहा है। यहाँ तक कि वह शर्म महसूस भी नहीं कर रहा था कि लोग उसे देखकर क्या सोच रहे होंगे। मैं मानता हूँ कि मेरे भाई को इस तरह देखना थोड़ा क्रिंजी है, लेकिन वह किसी को चोट तो नहीं पहुँचा रहा था। वो पिपलप हुडी पहनकर बाहर घूम ही रहा था कि तभी उसने अपने बाहों में तेज दर्द होने का शिकायत किया। उसने ये भी कहा कि उसके हाथ सख्त हो रहे हैं और उसकी उंगलियां किसी कारण से आपस में चिपक गई है। और वो तेज सर दर्द का भी शिकायत करने लगा और कहा कि उसका खोपड़ी काफी तेजी से इधर उधर घूम रहा है। लेकिन मैंने उस समय उसे उतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा कि उसका शरीर काफी देर तक खेलने से अकड़ गया है और साथ ही सुबह से शाम तक स्क्रीन को देखने से उसका सर दर्द कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे अपने भाई को एक अजीब सी चीज में बदलते हुए नहीं देखना पड़ता। हेनरी ने ये कहते हुए स्कूल जाना भी बंद कर दिया कि वो बेहद बीमार महसूस कर रहा है, और जब अस्पताल जाने की बात होती तो वो अस्पताल जाने से भी मना कर देता। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स के लाखों प्रयासों के बावजूद वे उसे सचमुच उसके कमरे से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने उम्र के बच्चों से कई गुना अधिक मजबूत हो गया है, इतना कि उसने आसानी से डैड को दूर फेंक दिया। उसके बंद कमरे में से मैं उसे अपने हाथों और पैरों के दर्द के बारे में शिकायत करते हुए सुन सकता था, और उसके चेहरे से कुछ बाहर निकलने लगा था, और आखिरकार अब उसने बात करना भी बंद कर दिया। अंत में मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसके कमरे में जाने का फैसला किया और चला गया। जाने के बाद मैंने देखा कि वो अपने बिस्तर पर कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। मैंने कंबल को हटाया और देखने के बाद मैं डर के मारे हांफने लगा और मेरे नाक तक आने वाली उसके गंदी गंध से दूर हो गया। वो मर चुका था, या यूं कहे कि जो मेरा भाई हुआ करता था वो अब नहीं है, क्योंकि उसका पसंदीदा पिपलप हुडी किसी तरह उसके मांस के साथ जुड़ गया था और हुडी में बनी चोंच के साथ कुछ उभरी हुई नीली दिखने वाली पेंगुइन जैसी चीज बन गई थी। उसकी उंगलियां आपस में चिपक गई थी और उसके पैर अजीब ढंग से मुड़ गए थे, जैसे वे ताल बनाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे भाई के अवशेषों के बीच कागज की एक पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था, मेरा सपना एक बुरे सपने के अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक कैटर क्लास SCP-5254 के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक और कमेंट्स भी। SCP-5254, जिसे गॉटर कैचेमॉल के नाम से भी जाना जाता है। SCP-5254 एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें इंसान या फिर कोई भी चीज निंटेंडो द्वारा बनाए गए 980 पोकेमॉन्स में से किसी एक में बदल जाता है। और यह ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति पोकेमॉन से रिलेटेड क्लोथ्स या एक्सेसरीज के संपर्क में लंबे समय तक रहता है। और यह ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस काफी दर्दनाक होता है, इतना ज्यादा कि कई सारे विक्टिम्स तो इस प्रोसेस को झेल भी नहीं पाते हैं और मर जाते हैं। फाउंडेशन ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि SCP-5254 से अफेक्टेड व्यक्ति का ऑर्गन्स और फ्लैश प्लास्टिक और कॉटन में बदल जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन्फेक्टेड व्यक्ति का ऑर्गन्स और फ्लैश उस मटेरियल में बदल जाता है जिससे पोकेमॉन मेमोरेबिलिया को बनाया जाता है। कुछ और टेस्ट से ये भी पता चला कि विक्टिम्स का DNA एक अननोन DNA में चेंज हो जाता है, और यह DNA न केवल विक्टिम्स के DNA का जगह लेता है, बल्कि टेस्ट में ये भी पता चला है कि यह पोकेमॉन का DNA है। आगे और रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस तब शुरू होता है जब विक्टिम्स काफी हद तक पोकेमॉन के समान दिखता है, और अगर व्यक्ति बड़ी संख्या में पोकेमॉन्स कॉस्ट्यूम्स पहने हुए व्यक्तियों के पास है।
हाल ही में 2019 में जापान के योकोहामा में पिकाचू आउटब्रेक फेस्टिवल के दौरान स्ट्रीट परेड सेगमेंट के दौरान एक पिकाचू मैस्कॉट को गलत व्यवहार करते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए मोबाइल फोन के फुटेज में सड़क के दोनों किनारों पर पिकाचू थीम वाली टोपियां, पीले चेहरे मास्क और बिजली के आकार की पूंछ को अपनी पीठ पर बांधे हुए व्यक्तियों की एक बड़ी भीड़ दिखाई देती है। तभी उनमें से एक भीड़ में से निकलकर पास में खड़े लोगों पर अटैक करने के लिए जाने लगा। उसे देखकर कुछ ही समय बाद लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने उसे फॉलो किया, जिन्होंने पिकाचू कॉस्ट्यूम्स पहना हुआ था। जिसके बाद तुरंत फाउंडेशन MTF रैंगलर्स को न केवल उन विक्टिम्स का पता लगाकर पकड़ने के लिए बल्कि रिसर्च के लिए उन्हें टर्मिनेट करने के लिए भी कहा गया। दिलचस्प बात तो ये है कि हमले में घायल लोगों ने बिजली के झटके के बारे में भी बताया। 2017 से 2018 के दौरान एक सर्वाइपर और निंटेंडो पोकेमॉन कंपनी और नियांटिक के हाई लेवल एग्जीक्यूटिव के बीच ईमेल पर हो रही बातों का पता लगाने के लिए फाउंडेशन ने उनके ईमेल्स को हैक किया और तब उन्हें पता चला कि वे लोग पोकेमॉन्स को जिंदा करने का प्लान बना रहे हैं और साथ ही उनका इस्तेमाल और भी कई पर्पस के लिए करना चाहते हैं, जैसे कि मिलिट्री फायर पावर को चारजार्ड में फिट करना और पिकाचू का उपयोग करके पोटेंशियल क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना और रिसर्च करने के लिए अनाथालय से बच्चों का किडनैपिंग करना। इसके बाद सर्वाइपर के साथ हो रही सभी कम्युनिकेशन को सीज कर लिया गया और O5 काउंसिल ने 16 जून 2019 को पोकेमॉन कंपनी के ऑफिसेस पर छापा मारने का आदेश दिया, जिसके बाद MTF एप्सिलॉन 11 के मेंबर्स को एक रूम में इकट्ठा किया गया। ऑलराइट बॉयज, इस दुनिया में फिर से एक मुसीबत आई है और हमें उसे दूर करना है। आप सभी को वो पोकेमॉन तो याद होगा ही, जिसके साथ आप बचपन में खेलते थे। तो अब उन्हीं पोकेमॉन्स को असली लोग मिल गए हैं जो उनमें बदल रहे हैं और हमें उन्हीं का पता लगाने जाना है। और हमने जापानीज गवर्नमेंट को इस ऑपरेशन के बारे में सूचना भी दे दिया है कि हमारा टारगेट सिर्फ टोक्यो में पोकेमॉन कंपनी का ऑफिस है। नो डिसरिस्पेक्ट कैप, लेकिन मैं इसे सीरियसली नहीं ले सकता। एक पोकेमॉन रेड, सचमुच। व्हाट्स द प्लान कैप? इस मामले में मानव जीवन शामिल है, इसे ध्यान में रखो। धीरे धीरे आप सभी को एहसास हो जाएगा कि ये ऑपरेशन कितना जरूरी था। जवानों, हम 2 हिस्सों में बच जाएंगे और जब तक हम अपना काम करेंगे तब तक दूसरा स्क्वाड क्राउड कंट्रोल की ड्यूटी पर रहेगी। समझ गए? हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा और हम तेजी से और कड़ी मेहनत से उस पूरे कंपनी को हिरासत में ले लेंगे, समझे? यस सर। ठीक है, अपने अपने गियर्स ले लो। MTF टीम चॉपर से लोकेशन पर पहुंचे और तुरंत पोकेमॉन कंपनी के ऑफिसेस के छत पर रस्सी के सहारे आए और तेजी से पूरी एरिया को कवर कर लिया। फॉक्स 3 स्टेटस रिपोर्ट। फॉक्स 3 लोअर लेवल पर एक अलग स्क्वाड में भीड़ में मिल गया था, जहां पर एक पोकेमॉन एग्जीबिशन चल रहा था। लोअर लेवल पर सिविलियंस को बाहर निकालने का काम जारी है और फर्स्ट फ्लोर पर एक बहुत बड़ा पोकेमॉन सेंटर है जो अभी भी टूरिस्ट से भरा हुआ है। ऑलराइट, फॉलो मी। MTF एजेंट्स छत पर फायर एग्जिट के रास्ते आगे बढ़ने लगे और दरवाजा आसानी से खुल गया, जिसके बाद वे आगे बाहर निकलने की सीढ़ियों से नीचे उतरे और लोअर लेवल पर डबल स्टील डोर के सामने पहुंच गए। साइलेंटली फॉक्स 1 ने फॉक्स 2 को कुछ स्मोक ग्रेनेड और एक फ्लैश बैग तैयार करने के लिए इशारा किया। स्मोक ग्रेनेड छोड़ते ही वहां पर धुआं धुआं हो गया। तभी उन्हें दरवाजे के दूसरी तरफ से एक भारी मैकेनिकल आवाज सुनाई दिया और फिर काफी तेज दौड़ते हुए कदमों का आवाज भी सुनाई देने लगा। क्या आप सभी ने ये सुना? तभी उन्हें दरवाजे के दूसरी तरफ से धीमी गड़गड़ाहट के साथ तेज दहाड़ सुनाई दिया और तभी अचानक से दरवाजा खुल गया, जिसमें से 2 मीटर लंबा जीव निकला, जिसका ऑरेंज कलर का स्किन, बड़े बड़े नाखून और 2 विशाल पंख था। और तभी वो फिर से MTF एजेंट्स पर दहाड़ना शुरू कर दिया। क्या यह वही संकी चारजार्ड है? उस जीव ने तुरंत अपने मुंह से आग निकालना शुरू कर दिया, जिससे कुछ लोगों में आग लग गई। छुप जाओ, जितना जल्दी हो सके सभी छुप जाओ। व्हाट्स द प्लान बॉस? इसे तब तक मारो जब तक कि यह मर ना जाए। ऑर्डर मिलते ही सभी एजेंट्स ने उस जीव पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गोलियां लगते ही वह मर गया और जमीन पर गिर गया। ओह गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना होगा जहां मैं अपने फेवरेट पोकेमॉन को अपने गन से मारकर खत्म करूंगा। ओके बॉयज, लोअर लेवल पर आगे बढ़ो। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग फिर से एक डबल स्टील डोर के पास पहुंच गए। तभी फॉक्स 1 ने फॉक्स 2 को एक्सप्लोसिव सेट करने के लिए इशारा किया और कहा, हथियार तैयार कर लो और कुछ भी अजीब दिखे तो तुरंत शूट कर देना। एक एजेंट ने टाइम सेट करके एक्सप्लोसिव दरवाजे पर सेट किया और सभी दीवार के पीछे छुप गए। विस्फोटक फटते ही दरवाजा पूरी तरह से खुल गया
और जैसे ही MTF एजेंट्स अंदर गए टारगेट को मारने के लिए, कमरे के भीतर से चीखें गूंज उठी और जैसे ही धुआं साफ हुआ, वे देखते हैं कि कमरा चमकदार रोशनी से भरा हुआ था और फर्श रंग बिरंगे ड्राइंग और खिलौनों से, और साथ ही कमरे में बड़े बड़े पिंजरे भी मौजूद थे। और तभी पिंजरे के अंदर उन सभी ने जो देखा, उसे देखकर वे सभी पूरी तरह से हिल गए। ओह गॉड, ये जीव जो पिंजरे के अंदर है धीरे धीरे SCP-5254 में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश को देखकर यह पता लगाया जा सकता था कि यह सभी बच्चे हैं जो धीरे धीरे SCP-5254 में ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। ये बच्चे, रुको, क्या इसका मतलब है कि जिस चारजार्ड को हमने पहले मारा था वो एक बच्चा था? हाँ एजेंट, लगता तो ऐसा ही है। आई एम सॉरी। SCP-5254 से अफेक्टेड बच्चों के रोने पर फॉक्स 2 तुरंत कोने में जाकर उल्टी करने लगा। जीसस फॉक्स डैन, मिशन सक्सेसफुल, हमें बच्चे मिल गए, तुरंत मेडिकल टीम को यहाँ भेजो। कॉपी, क्या तुम्हें सर्व वाइपर मिला? नहीं, वो यहाँ नहीं है, अब हम लौट रहे हैं। ठीक है, ओवर। मुझे याद है जब मैं एक बच्चा था तो मुझे पोकेमॉन बहुत पसंद था। हर पोकेमॉन क्लोथ्स, गेम, टॉय, स्टिकर्स को मैं कलेक्ट करता था। मेरे पास एक स्टिकर एल्बम भी है जिसे मैं अपने घर के दराज में रखता हूँ। मेरा हमेशा से ये इच्छा रहा है कि मैं पोकेमॉन की दुनिया में रहूं। ठीक है, अब तुम्हें इसके लिए सपने देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये हकीकत में आ गए हैं। मुझे लगता था कि उनके आसपास रहना काफी मजेदार होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। इस ऑपरेशन के बाद पोकेमॉन कंपनी में अब SCP-5254 के इफेक्ट्स को कम करने के लिए एम्बेडेड फाउंडेशन पर्सनल को पोकेमॉन की लोकप्रियता को दबाने के लिए काम पर रखा गया है, और ये लोग पोकेमॉन के पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए बहुत ही लिमिटेड मात्रा में पोकेमॉन गेम्स, क्लोथ्स, टॉय, स्टिकर्स रिलीज करते हैं। फाउंडेशन के इतने प्रयासों के बावजूद भी सर वाइपर को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। तो दोस्तों, आप इस SCP केस के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्कैरी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।